Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था वेरिकोसील के बारे में कि वेरिकोसील बेसिकली होता क्या है, वेरिकोसील की वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं, वेरिकोसील किस तरीके से आप लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप करता है, वेरिकोसील कितना ज़्यादा कॉमन है। ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में डिस्कस की थी। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप अभी उस वीडियो को पहले देखिए ताकि वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ सकें। आज के इस वीडियो में हम उस वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि वेरिकोसील अगर है आपको तो आप उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है या नहीं है। वेरिकोसील बेसिकली कुछ लोगों में जब होता है तो कुछ लोगों में डिस्कम्फर्ट होता है, डल एक होता है, जैसे कि मैंने कल बताया आप लोगों को। तो उन लोगों को शक होता है कि क्या कहीं मुझे वेरिकोसील तो नहीं हो गया, बट वो लोग कंफर्म डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका जो वर्क होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उन लोगों को। और फिर वो जो है इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पता नहीं मुझे वेरिकोसील तो नहीं हो गया है ना। अब बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जिनके बच्चे होते हैं वो तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बट जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि अगर वेरिकोसील है और वेरिकोसील हो गया है तो आगे चल करके उनको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो इस वजह से वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको वेरिकोसील है तो आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हो, डायग्नोस्टिक जो मेथड्स होते हैं वेरिकोसील के वो क्या क्या होते हैं, और इसी तरीके से इसकी जो ग्रेड्स होती हैं उनको हम कैसे, उनका डिवीज़न कैसे करते हैं, ग्रेड्स में कैसे तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसके पीछे का जो मकसद होता है जानने का वो क्या होता है ना, और किस तरीके से आप इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे। बट आज के इस वीडियो में हम यही डायग्नोस्टिक मेथड्स और जो ग्रेड्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जब किसी को वेरिकोसील होता है ना, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फिज़िकल एग्जामिनेशन। आम तौर पे अगर आपके अंदर ग्रेड 0 या ग्रेड 1 है ना, असल में ग्रेडिंग जो होती है वो दो तरीक़ों से की जाती है। कुछ लोग ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रेड 0 से और कुछ लोग ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रेड 1 से। जो लोग 1 से करते हैं तो उनके अंदर ग्रेड 4 तक जाता है, मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। कुछ लोगों में ग्रेड 0 से स्टार्ट करते हैं वेरिकोसील को तो उनके अंदर ग्रेड 3 होती हैं, है ना, मतलब कि ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 3, ये 4 ग्रेड्स ही होती हैं। बट कुछ लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेड 0 से तो उनकी जो टोटल ग्रेड्स होती हैं वो ग्रेड 3 तक जाती हैं, होती हैं 4 ही, लेकिन 0 एक होता है, 1, 2, 3 ये 3 होते हैं, तो टोटल 4 ये भी होते हैं। बट कुछ लोग करते हैं ग्रेड 1 से स्टार्ट तो फिर उनकी जो ग्रेड्स होती हैं वेरिकोसील की वो ग्रेड 4 तक जाती हैं ना। तो आमतौर पे ज़्यादा जो चलन में होता है वो ग्रेड 1 से ही स्टार्ट होता है, ग्रेड 1 है ना, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 ग्रेड्स होती हैं वेरिकोसील की। तो आमतौर पे जो फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम वेरिकोसील को कंफर्म करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। आमतौर पे ये जो ग्रेड 0 है ना या फिर ग्रेड 1, अगर 1 से स्टार्ट करें, मतलब जो सबसे माइनर जो वेरिकोसील होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट जो वेरिकोसील होता है, ये आपका एग्जामिनेशन से और फिज़िकल एग्जामिनेशन से आपको डायग्नोज नहीं हो सकता है, आपको पता नहीं चलता है ना, ना ही आप इसको फील कर सकते हैं, ना ही आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसको जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, यूएसजी स्क्रोटम आप कराएंगे, तब उसमें ये डिटेक्ट होगा कि हाँ इस पेशेंट को वेरिकोसील है, वो भी ग्रेड 0 या ग्रेड 1 है। तो इस वजह से आपके अंदर एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हम ग्रेड्स के बारे में तो डिटेल में अभी बात करेंगे आगे। अभी हम बात करते हैं डायग्नोसिस क्राइटेरिया जो होते हैं, इसके जो डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं उनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन आपका इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इसके अंदर ग्रेड 0 या ग्रेड 1 जो है ये नहीं आएगा, डायग्नोज नहीं हो पाएगा। बाकी सारी ग्रेड्स जो हैं, अगर एक्सपर्ट हैं है ना, आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिनके पास आप गए हैं वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं इसमें, तो आपकी ज़रूर वो डायग्नोसिस बना देंगे और ग्रेड भी कंफर्म कर देंगे। ये इतना ज़्यादा हो जाता है फिज़िकल एग्जामिनेशन से ही।
बाकी आपके अंदर जो है ये इसको डायग्नोस करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। जैसे हम बहुत ही जो है हम फ्रीक्वेंटली अपने पेशेंट से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कंफर्म करने के लिए। बहुत मरतबा आप स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है लोगों का, स्पर्म जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं, पस सेल्स बढ़ने लगते हैं, मोटेलिटी का इशू आता है, मॉर्फोलॉजी का इशू आता है। ये सारे इश्यूज जब हम सीमेन एनालिसिस में देखते हैं तो आम तौर पे हमारा जहन फ़ौरन वेरिकोसील की तरफ जाता है, तो उससे हिस्ट्री भी लेते हैं। बहुत मतलब पेशेंट को ग्रेड 4 होता है, बट क्योंकि ये आम तौर पे क्या होता है कि सिम्टोमेटिक नहीं होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं। बहुत मरतबा जो है डल पेन कुछ पेशेंट को होता है, मैंने कल भी बताई थी ये सारी बातें, बट आम तौर पे कुछ पता ही नहीं चलता लोगों को। इस वजह से उनके अंदर ग्रेड 4 भी हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ वेन्स में जो है स्वेलिंग है, बट वो फिर भी डायग्नोज नहीं कर पाते कि उनको वेरिकोसील है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्या आपके स्क्रूटम में, क्या आपके टेस्टिकल्स एरिया पर कहीं पर कोई वेन्स वगैरह नसें फूली हुई तो नहीं दिखाई दे रही हैं, वो बता देते हैं कि हाँ फूली हुई हैं। जब वो ऐसा बताते हैं तब उनको एग्जामिन किया जाता है टेबल पे लिटा करके या खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में, क्योंकि इसके अंदर कुछ और टेक्निक्स भी होती हैं, वो भी हम अभी आपको बताएंगे कि वो क्या होती हैं, है ना। तो उसके थ्रू हम जब एग्जामिन करते हैं तब ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। बाकी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनके जो है ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं, क्या क्या कराते हैं उसमें हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, जैसे कि हम LH कराते हैं उनका, FSH कराते हैं, टेस्टोस्टेरॉन कराते हैं उनका, है ना। इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें जब हम उनकी कराते हैं तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। सीमेन एनालिसिस भी कराते हैं ऐसे पेशेंट में, सीमेन एनालिसिस से भी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके कॉम्प्लिकेशंस में कि आम तौर पे वेरिकोसील की वजह से आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता है, उसकी वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकुलर जो है श्रिंकेज होने लगता है। और बहुत मरतबा ये जो वेरिकोसील जो होता है वो कंजेनाइटल होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तब होता है। और आम तौर पे ये माना जाता है कि वेरिकोसील जो होता है वो बिल्कुल यंग एज में जाकर के होता है, जब डेवलप हो रहे होते हैं, जब प्यूबर्टी की एज होती है बेसिकली, है ना। बुलूगत की जो एज होती है, बुलूगत की जो उम्र होती है, उसमें आमतौर पे वेरिकोसील डेवलप होता है। उसके पीछे एक रीज़न भी बताया गया है कि आमतौर पे जब प्यूबर्टी की एज में बंदा पहुंचता है तो फिर उसके जेनाइटल्स एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ता है ताकि उसके जो जेनाइटल पार्ट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ, वो उनकी बढ़ोतरी हो पाए और वो सही से डेवलप हो पाएँ। तो उसके नतीजे में क्या होता है, जब सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो अंदर की जो वॉल्व्स होती हैं जिनको ऑफ होना चाहिए ऑन होना चाहिए टाइमली, एक रिदम के अकॉर्डिंग, है ना। ब्लड जिस तरीके से चलता है, हमारा हार्ट जिस तरीके से बीट करता है, उस तरीके से एक रिदम होती है हमारी वॉल्व्स के ओपन होने की और हमारी वॉल्व्स के बंद होने की। जो रिदम होती है उसमें डिस्टर्बेंस होती है और उसके नतीजे में फिर वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेशन होने लगता है, ब्लड वहाँ पे रुकने लगता है और फिर वहाँ पर वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि जो प्यूबर्टी की एज होती है उसमें वेरिकोसील डेवलप होता है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं। ग्रेडिंग की तरफ आते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आप लोगों को कि ग्रेड 0 या ग्रेड 4, है ना, सॉरी ग्रेड 0 या ग्रेड 1, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अगर हम 0 से ले रहे हैं या फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो लोग ग्रेड 0 से स्टार्ट करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उनकी ग्रेड्स होती हैं 4 है दोनों की, बट उनकी जाती ग्रेड 3 तक। और जो लोग ग्रेड 1 से स्टार्ट करते हैं उनकी भी 4 ही ग्रेड्स होती हैं, बट उनकी ग्रेड्स जाती हैं 4 तक। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो ग्रेड 0 या ग्रेड 1 में क्या होता है कि हमें ना तो वेरिकोसील फील होता है, जब हम टच करते हैं तो फील भी नहीं होता है, और इसी तरीके से ना ही हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसके सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि बहुत मरतबा कि हाँ इसके अंदर वेरिकोसील हो सकता है, तो जब हम स्कैन कराते हैं, जब हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड करा करके, तब कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस बंदे के अंदर वेरिकोसील है ना, वो है ग्रेड 0 या ग्रेड 1। तो ये हो गया आपका ग्रेड 1। हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें पर्सनली ग्रेड 1 से ही पसंद है। ग्रेड 2 में क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग वाल्सल्वा मैनोवर कहते हैं। ये टेक्निक्स आपके ब्लड जो हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं, जिनको कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, उनको भी दी जाती है, उनसे भी कराया जाता है, और इसके थ्रू ब्लड जो आपका हार्ट रेट है उसको डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो हम पैल्विक एग्जामिनेशन में भी वाल्सल्वा मैनोवर की जो टेक्निक होती है वो हम यूज़ कराते हैं अपने पेशेंट को। तो आम तौर पे जब हम वाल्सल्वा मैनोवर बोलते हैं अपने पेशेंट को करने के लिए, उस वक्त हम एग्जामिन करते हैं, फील करते हैं, तो उस वक्त हमें फील हो जाता है वेरिकोसील, बट दिखाई हमें तब भी नहीं देता है। तो ये हम लोग ग्रेड 2 में रखते हैं, ग्रेड 2, है ना। इसी तरीके से जब हम एग्जामिन करते हैं विदाउट वाल्सल्वा मैनोवर, हमें फील हो जाता है उनका वेरिकोसील, बट हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो हम लोग इसको ग्रेड 3 में रखते हैं। और जब हमें बिल्कुल दिखाई देने लगता है ना, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ऐसे फील भी हो रहा है, तब ये हम इसको ग्रेड 4 में रखते हैं। ये इस तरीके से इसकी ग्रेडिंग होती है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग उसको ग्रेडिंग करते हैं। वाल्सल्वा मैनोवर क्या होता है बेसिकली कि हम अब नाक को बंद कराते हैं, नोज़ को जो है फिंगर्स के थ्रू इसको हम ऐसे बंद करा लेते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि सांस लेने को, मुंह खोल करके सांस लेने को बोलते हैं, और 15 से 20 सेकंड के लिए उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो स्टॉप करा देते हैं, होल्ड करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है बॉडी पर। उसके बाद हम उसको माउथ को ओपन करा करके ब्रीद आउट कराते हैं। इस तरीके की टेक्निक को हम 3-4 मरतबा कराते हैं, तो उससे जो है ब्लड जो है सर्कुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव होता है ना। इस और जो है कार्डियक चेंजेस भी होते हैं। जिन लोगों में हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है वो भी इससे जो है डिक्रीज़ होता है। और कुछ लोगों में क्या है कि जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उन लोगों में ये टेक्निक यूज़ की जाती है वाल्सल्वा मैनोवर की, है ना। तो इसको आप लोग जो है एग्जामिनेशन के तौर पे हम लोग यूज़ कराते हैं। बाकी जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग इसको एडवाइस करते हैं प्रॉपर पेशेंट को करने के लिए, वो अलग बहस है, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा मकसद ये है आप लोगों को बताने का कि इस टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग जो वेरिकोसील की डायग्नोसिस है उसके लिए भी हम करते हैं, और इसके थ्रू हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं अपने पेशेंट की कि हाँ ये भी जो पेशेंट है जिसका एग्जामिनेशन हमने किया है इसके अंदर ग्रेड कौन सी है वेरिकोसील की। ये बात हो गई। बाकी कल की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं वेरिकोसील के, किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरीज़ कौन कौन सी होती हैं, मेडिसिन के थ्रू कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जो हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आप लोगों को बताए हैं, डायग्नोस्टिक मेथड्स बेसिकली हमने बताए आप लोगों को, ग्रेडिंग सिस्टम जो हमने बताया, होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा। बाकी वेरिकोसील को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारी मेहनत और काविश के नतीजे में एक मेडिसिन का जो है हमने इंतखाब किया है इस पर्पज़ के लिए, जो हम खुद बनवाते हैं, नुस्खा नंबर 145। आप बहुत सारे पेशेंट हमारे जानते हैं वेरिकोसील के, बहुत सारे पेशेंट में ग्रेड 4 वेरिकोसील अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, फ़ौरन सर्जरी की तरफ ना जाएं, है ना। ऐसा नहीं है कि सर्जरी जो है इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये रिकरेंट होता है। जिन पेशेंट में वेरिकोसील इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एक मरतबा ट्रीटमेंट ले लिया जाता है, वो क्योर हो जाता है, उसके बावजूद दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वेरिकोसील के। तो इस वजह से इस कंडीशन को आप बिल्कुल इस तरीके से डायरेक्टली सर्जरी की तरफ ना जाएँ, बहुत ज़्यादा इसको लेकर के परेशान ना हो, स्ट्रेस ना लें, वरना इसके कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या आपके अंदर हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाए, हार्मोनल चेंजेस हो जाएं, और उसकी वजह से टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो जाए आपको, और फिर जो है एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो इस वजह से आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल ईजिली इसको जो है ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनको अवेल करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को हमने बताने की कोशिश की वो आपकी समझ में आ गया, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम कल डिस्कस करेंगे आप लोगों को वेरिकोसील के ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।